नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार GDS प्रमोशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GDS 2 PA के एग्ज़ाम के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो कि GDS 2 MTS के सिलेबस में नहीं थे, लेकिन GDS 2 PA के सिलेबस में हैं। इन चुनिंदा प्रश्नों को मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया है। इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब परिवार का आप हिस्सा नहीं बने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे आपको GDS 2 MTS, GDS 2 पोस्टमैन और पोस्टल असिस्टेंट जैसे एग्जाम के लिए बेहतरीन कंटेंट और मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारा एक टेलीग्राम चैनल GDS प्रमोशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, तो किसी भी प्रकार के PDF रिलेटेड जानकारी, ठीक है, कोई सर्कुलर आता है तो वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं पेन निकाल लेता हूँ और सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। वितरण के लिए पेश की गई रजिस्ट्री वस्तुओं को कितने दिन तक डिपॉजिट में रखा जा सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी BOs में काम करते हैं। ठीक है, वहाँ पे आर्टिकल आते हैं। ठीक है, आप आर्टिकल को रखते होगे, तो कितने दिन तक रखना है आपको ये नॉर्मली पता ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 दिन तक। ठीक है, बी आंसर इसका 7 दिन तक हो जाएगा। कोई भी आर्टिकल आता है तो डिपॉजिट में आप उसको 7 दिन तक रख सकते हो। 7 दिन के बाद आपको उसको रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। द एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग मीन्स, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का क्या मतलब है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ऐसा डाकघर, ऐसा वितरण डाकघर जो पाने वाले के पते पर डाक बांटता हो। ठीक है, पाने वाले के पते पर, गलत है। ऐसा वितरण डाकघर जो प्रेषक के पते पर डाक बांटता हो, बिल्कुल। ऑफिस ऑफ पोस्टिंग मतलब क्या होगा, जहां पे वस्तु या आर्टिकल पोस्ट की गई है, मतलब ऐसा डिलीवरी पोस्ट ऑफिस जो प्रेषक के पते पर, मतलब जिसने जिसने जो है पोस्ट किया उसके पते पर डाक बांटता हो, वही जो है ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का मीन्स होगा। ठीक है, प्रेषक के पते पर डाक बांटता हो, वही जो है ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का मीन्स होगा दोस्तों। इसलिए इसका आंसर जो है बी जो है सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्या पूछा था आपसे, यदि प्राप्तकर्ता वस्तु को रोकने की प्रार्थना के बाद भी उसे प्राप्त नहीं कर पाता तो उस पर टिप्पणी दर्ज की जाएगी। किसी भी प्राप्तकर्ता के पास कोई आर्टिकल आया है और वो तुरंत नहीं ले रहा, उसे बोल रहा है कि इसको जो है रोकिए, है ना, और उसके बावजूद भी उस आर्टिकल को नहीं ले रहा है। ठीक है, तो उस आर्टिकल पर कौन सा रिमार्क लगाया जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है लेने से इनकार, बी दिया हुआ है दावा नहीं किया गया, सी दिया हुआ है अनिश्चित पता, या डी दिया हुआ है अपूर्ण पता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ए, लेने से इनकार, है ना। ए रिमार्क जो लगाकर उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा था, वस्तु को रोकने के लिए आवेदन देने के बाद यदि प्राप्तकर्ता 7 दिन के भीतर वस्तु प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो वस्तु भेज दी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए किसी आर्टिकल को रोकने के लिए उसने एप्लीकेशन दे दिया है, अब 7 दिन के भीतर उस वस्तु को वो नहीं छुड़ा पाया, तो वस्तु कहाँ भेज दी जाएगी, RLO भेज दी जाएगी, RTS कर दिया जाएगा, डिपॉजिट में रखा जाएगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो उस वस्तु को जो है रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा, प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा, RTS कर दिया जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्या पूछा था आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्म सामान्यतः काफी संख्या में रजिस्ट्री वस्तुएं प्राप्त करती हैं, ठीक है, कोई भी फर्म है जो कि काफी ज्यादा मात्रा में रजिस्ट्री वस्तुएं प्राप्त करती हैं, जिनका निपटान डॉट 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 में दर्ज कर किया जाता है, डाक सूची में दर्ज करके किया जाता है, छटाई सूची में दर्ज करके किया जाता है, सी विशेष सूची में दर्ज करके किया जाता है, या डी उपरोक्त में से सभी। तो जो फर्म बहुत ज्यादा मात्रा में जो रजिस्ट्री वस्तुएं हैं प्राप्त करती हैं, उनका निपटान जो है स्पेशल लिस्ट, विशेष सूची में दर्ज करके किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा आपसे। डाकघर गाइड भाग 1 के क्लॉज 40 में दिया गया है। देखिए मैं बीच बीच में ये क्लॉजेस के क्वेश्चन इसलिए ऐड कर रहा हूं कि आपके पेपर में कभी कभी डायरेक्टली जो है क्लॉजेस से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए आप महत्वपूर्ण क्लॉजेस को याद जरूर करिए, क्योंकि पिछले साल के जो पोस्टमैन का पेपर हुआ था वहां पे 2-3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ गया था, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ क्लॉज नंबर 40 में। ए ऑप्शन दिया फर्म आदि की रजिस्ट्री वस्तुओं का वितरण किए जाने की पद्धति। बी पर्दानसीन महिला के पते पर भेजी गई वस्तुओं का वितरण। सी पत्र पार्सल डाक की क्षतिगत रजिस्ट्री वस्तुओं का वितरण। या डी नन ऑफ दीज। तो क्लॉज नंबर 40 में क्या दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्र पार्सल डाक की क्षतिग्रस्त रजिस्ट्री वस्तुओं का वितरण के बारे में इस क्लॉज में हमको समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए क्या पूछा यहाँ पे। पर्दानसीन महिला के पते पर भेजी गई वस्तुओं का वितरण किस पद्धति से या किस सिस्टम से किया जाएगा। ए गवाह के हस्ताक्षर लेकर। बी बिना हस्ताक्षर लिए। सी ए और बी दोनों। डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब भी पर्दानसीन महिला के पते पर कोई भेजी गई वस्तुओं का वितरण किया जाता है तो उसमें जो है गवाह के हस्ताक्षर लेना इंपॉर्टेंट होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जब वितरण डाकघर में पत्र या पार्सल की कोई रजिस्ट्री वस्तु टूटी हुई दशा में प्राप्त हो। ठीक है, किस कंडीशन की बात कर रहा है, टूटी हुई दशा में प्राप्त हो, उस स्थिति में उस डाकघर का पोस्टमास्टर प्राप्तकर्ता को सूचना भेजेगा कि जिसमें वह अंतर्देशीय वस्तु के बारे में 15 दिन के भीतर प्राप्त करने का आग्रह करेगा, 7 दिन के भीतर प्राप्त करने का आग्रह करेगा, 20 दिन के भीतर प्राप्त करने का आग्रह करेगा या 10 दिन के भीतर प्राप्त करने का आग्रह करेगा। तो अगर अंतर्देशीय वस्तु है, अंतर्देशीय का मतलब क्या है, इनलैंड पोस्ट, जो भारत के अंदर है, ठीक है, वो वाले पोस्ट में कितने दिन के लिए आग्रह करेगा लेने के लिए, तो 7 दिन के अंदर करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही एक सेम क्वेश्चन है, यही कंडीशन जब विदेशी वस्तु के बारे में होगी। ठीक है, कोई भी किसी भी डाकघर में पत्र या पार्सल की कोई रजिस्ट्री वस्तु टूटी हुई दशा में प्राप्त हो तो उस डाकघर का पोस्टमास्टर जो है, कोई विदेश का आर्टिकल है उसको जो है 15 दिन के भीतर प्राप्त करने का आग्रह करेगा। तो क्या सीखा आपने, ये देखा आपने कि 7 दिन के भीतर इंलैंड वाले आर्टिकल को प्राप्त करने के लिए आग्रह करेगा, 15 दिन जो है फॉरेन आर्टिकल के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा है, निम्न में से कितने किलोग्राम तक पार्सल घर में डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, कितने किलोग्राम तक पार्सल जो है होम डिलीवरी की जाएगी। ए 5 किलोग्राम, बी 10 किलोग्राम, सी 20 किलोग्राम या डी जो है 30 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 किलोग्राम तक का पार्सल जो है घर में डिलीवर किया जाता है। 10 किलोग्राम से ऊपर जो है आपको विंडो पोस्ट ऑफिस के विंडो पे आके लेना पड़ता है। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि 10 किलोग्राम तक पार्सल वितरण के लिए प्राप्तकर्ता के पास कितने बार प्रस्तुत किया जाएगा। 10 किलोग्राम तक कोई पार्सल है, एक बार मान लीजिए ले जाया गया, प्राप्तकर्ता के पास नहीं मिला किसी कारणवश, तो क्या दोबारा ले जाया जाएगा, यही पूछा कि मतलब कितने बार ले जाया जाएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो बिल्कुल ए आंसर सही हो जाएगा, प्राप्तकर्ता के पास कोई भी पार्सल जो है 1 बार ही ले जाया जाएगा, उसके बाद नहीं ले जाया जाएगा। उसके बाद उस पार्सल के आने की सूचना प्राप्तकर्ता को जरूर दी जाएगी इंटीमेशन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 10 किलोग्राम तक का पार्सल यदि डाकिया द्वारा प्राप्तकर्ता के पते पर ले जाया जाता है लेकिन किसी कारण से प्राप्तकर्ता नहीं मिल पाता, तो इसके बाद क्या प्रक्रिया की जाती है। ए पार्सल को वापस कर दिया जाता है, बी पार्सल को RLO भेज दिया जाता है, पार्सल के आने की सूचना प्राप्तकर्ता को नोटिस के द्वारा दी जाती है। बिल्कुल, एक बार डिलीवरी के लिए ले गया गया लेकिन वहां पे उस कंडीशन में प्राप्तकर्ता हमको नहीं मिला, तो उस कंडीशन में प्राप्तकर्ता को पार्सल के आने की सूचना दी जाती है, जिससे जो है प्राप्तकर्ता जो है अपना पार्सल छुड़ा सके।
तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक का पार्सल डाकघर की खिड़की पर वितरण किया जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 5 किलोग्राम से अधिक, बी है 10 किलोग्राम से अधिक, सी दिया हुआ है 15 किलोग्राम से अधिक, डी दिया हुआ है 20 किलोग्राम से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 किलोग्राम से अधिक का पार्सल पोस्ट ऑफिस के विंडो पर डिलीवर किया जाता है। तो वी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको याद रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 10 किलोग्राम से अधिक का पार्सल लेने के लिए डाकघर जो है प्राप्तकर्ता को नोटिस द्वारा सूचना देगा। यदि वह या उसका एजेंट 7 दिन के भीतर पार्सल छुड़ाने में असमर्थ रहा तो उसे समझा जाएगा। ठीक है, लेने से इनकार, दावा नहीं किया गया, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार के आर्टिकल यदि डाकघर ने प्राप्तकर्ता को नोटिस द्वारा सूचना दे दिया है लेकिन प्राप्तकर्ता या उसका एजेंट पार्सल को छुड़ाने नहीं आता तो उस पर जो है अनक्लेम्ड रिमार्क लगाकर उसको रिटर्न कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल डाकघर गाइड भागे के किस क्लॉज में है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 42, बी 43, सी 44 और डी 45। तो डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल, या इसको हिंदी में कहें तो बीमा वस्तुओं का वितरण के बारे में जानकारी किस क्लॉज में दी हुई है। तो ये जो है 42, क्लॉज नंबर 42 में इसके बारे में रूलिंग जो है दिया हुआ है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 500 रुपए से कम बीमा वस्तु का निपटान किस तरीके से किया जाएगा। देखिए 500 रुपए से कम की बात किया है, ठीक है ना। प्राप्तकर्ता के पते पर, डाकघर की खिड़की पर, बाजार में कहीं भी, इनमें से कोई नहीं। तो यदि कोई भी बीमाकृत वस्तु इंश्योर्ड आर्टिकल जो है वो 500 रुपए से कम है तो उसका वितरण जो है कहां पे किया जाएगा, प्राप्तकर्ता के पते पर किया जाएगा, नॉर्मल तरीके से जैसे सभी आर्टिकल का किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 500 रुपए से अधिक बीमा वस्तु का वितरण किस तरीके से किया जाएगा। प्राप्तकर्ता के पते पर, डाकघर की खिड़की पर, बाजार में कहीं भी, इनमें से कोई नहीं। तो ये 500 रुपए से अधिक है इसलिए इसका वितरण कहां पे किया जाएगा, डाकघर की खिड़की पर, पोस्ट ऑफिस के विंडो पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी बीमा वस्तु में छेड़खानी का संदेह हो तो उसके साथ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि हमारे बीमा वस्तु के साथ किसी प्रकार का छेड़खानी हुआ है, उसका सील खुला हुआ है, ठीक है, इस प्रकार की कोई कंडीशन आती है तो उसमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है उसे घर में ले जाकर खोलना चाहिए, बी दिया हुआ है उसे पोस्टमास्टर के उपस्थिति में खोलना चाहिए, सी दिया हुआ है ग्राहक की इच्छा अनुसार कहीं भी खोल सकता है, डी दिया हुआ है उपरोक्त में से सभी। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी। यदि किसी बीमा वस्तु में आपको संदेह है कि उसके साथ छेड़खानी हुआ है तो उसे जो है पोस्टमास्टर की उपस्थिति में खोलना चाहिए। ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पे क्या पूछा था आपसे, वितरण के लिए भेजी गई बीमा वस्तु का प्राप्तकर्ता नहीं मिलता, ठीक है, तो उसे दूसरी बार नहीं भेजी जाएगी, केवल उसके आने की सूचना प्राप्तकर्ता को दी जाएगी। दी गई अवधि के भीतर वस्तु प्राप्त करने में असमर्थ रहा तो उस पर टिप्पणी दी जाएगी। मान लीजिए पोस्टमैन जो है एक बार डिलीवरी के लिए ले गया कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल, ठीक है, लेकिन प्राप्तकर्ता किसी कारणवश से नहीं मिल पाया तो दोबारा जो है उस आर्टिकल को डिलीवरी के लिए नहीं जाएगा, केवल इंटीमेशन उसका भेजा जाएगा। ठीक है, और उसमें बताया जाएगा कि आप इतने दिन के अंदर जो है अपनी वस्तु को यहाँ से छुड़ाइए। अगर दी गई अवधि के भीतर उस वस्तु को नहीं छुड़ा पाता तो उस कंडीशन में उस वस्तु पर क्या रिमार्क लगाया जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ए दावा नहीं किया गया, बी दिया हुआ है लेने से इनकार, सी दिया हुआ अस्पष्ट पता और डी दिया हुआ है अपूर्ण पता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लेने से इनकार। ठीक है, अगर उस वस्तु को छुड़ाने में असमर्थ रहा तो उस पर लेने से इनकार का टिप्पणी लगा के उसको जो है रिटर्न कर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए
तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, देखिए यहां पे क्या पूछा है, डाकघर गाइड भाग 1 के अनुसार कितने रुपए से अधिक मूल्यदेय वस्तु का वितरण डाकघर की खिड़की पर किया जाएगा। ठीक है, वीपी आर्टिकल की बात किया है, कितने रुपए से अधिक होगा तो उसका वितरण जो है पोस्ट ऑफिस के विंडो पर किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है, 100 रुपए, 100 रुपए से अधिक का कोई आर्टिकल है तो वीपी आर्टिकल है, तो उसका वितरण डाकघर की खिड़की पर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड पार्ट 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, 100 रुपए तक की मूल्यदेय वस्तु का वितरण किस पद्धति से या किस सिस्टम से किया जाएगा। डाकघर की खिड़की पर, प्राप्तकर्ता के पते पर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, डी है नन ऑफ दीज। तो 100 रुपए तक की कोई वीपी आर्टिकल का कोई वस्तु है तो उसका वितरण जो है प्राप्तकर्ता के पते पर किया जाएगा, उससे अधिक है तो पोस्ट ऑफिस के विंडो पर किया जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डाकघर गाइड 1 के अनुसार ग्राम डाकिया कितने रुपए से अधिक वस्तु का वितरण डाकघर के परिसर में किया जाता है। ठीक है, कितने रुपए से अधिक वीपी वस्तु का वितरण, कितने रुपए से अधिक वीपी वस्तु का वितरण। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं तो कभी कभी जो है मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 रुपए से अधिक कोई वीपी आर्टिकल है। ठीक है, वीपी आर्टिकल की बात कर रहा है तो उसका वितरण जो है डाकघर के परिसर में, डाकघर के एरिया में किया जाएगा जहां पे डाकघर होगा। ठीक है, इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 25 रुपए तक वस्तु का निपटान, वीपी वस्तु का निपटान। ठीक है, वीपी वस्तु का निपटान ग्राम डाकिया किस पद्धति से करेगा। ए है डाकघर की खिड़की पर, बी है प्राप्तकर्ता के पते पर, सी है ए और बी दोनों, डी है नन ऑफ दीज। तो 25 रुपए तक की कोई वस्तु है तो उसको जो है ग्राम डाकिया जो है प्राप्तकर्ता के पते पर डिलीवर करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है दोस्तों, ऐसी वस्तु जिस पर सीमा शुल्क वसूल किया जाना है, कितने रुपए से अधिक होने पर उस वस्तु का वितरण डाकघर की खिड़की पर किया जाएगा। एक्सेप्शन दिया हुआ है, प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर और प्रेसिडेंसी प्रधान डाकघर को छोड़कर। ऑप्शन ए है 50 रुपए से अधिक, बी है 40 रुपए से अधिक, सी है 30 रुपए से अधिक या डी है 20 रुपए से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर किसी भी प्रकार के आर्टिकल में जिसमें सीमा शुल्क वसूल किया जाना है 50 रुपए से अधिक की रकम है तो उसका वितरण जो है डाकघर की खिड़की पर किया जाएगा। आंसर ए जो है इसका सही हो जाएगा। ऐसी वस्तु जिस पर सीमा शुल्क वसूल किया जाना हो, प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर, ठीक है, और प्रेसिडेंसी डाकघर में जिसका वितरण डाकघर की खिड़की पर किया जाना है वह सीमा क्या है। ठीक है, किसी भी आर्टिकल में जिस पर सीमा शुल्क वसूल किया जाना है और उसका वितरण कहां से किया जाना है, प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर और प्रेसिडेंसी प्रधान डाकघर। ठीक है, तो लिमिट क्या है वहां पे 100 रुपए से अधिक होगी तो उसका जो वितरण है वो डाकघर की खिड़की पर किया जाएगा। इसका आंसर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है, कोई व्यक्ति चेक और पोस्टल पे ऑर्डर दोनों के माध्यम से मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति चेक और पोस्टल पे ऑर्डर दोनों के जरिए मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति जो है चेक और पोस्टल पे ऑर्डर दोनों के माध्यम से मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता, किसी एक माध्यम से ही मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसका आंसर जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डाकघर गाइड भाग 1 के अनुसार ग्राम डाकिया 500 रुपए से अधिक मनी ऑर्डर का भुगतान किस पद्धति से करता है, विशेष मामलों को छोड़कर। ठीक है, ए प्राप्तकर्ता के पते पर, डाकघर की खिड़की पर, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से सभी। तो 500 रुपए से अधिक मनी ऑर्डर का भुगतान जो है डाकघर की खिड़की पर किया जाता है
पोस्ट ऑफिस के विंडो पर किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहा है? ग्राम डाकिया की बात कर रहा है। पाने वाला, क्वेश्चन नंबर 28, पाने वाला यदि किसी डाक वस्तु को नहीं लेना चाहता तो डाकघर को इस पर देय रकम के भुगतान के लिए बाध्य है, बाध्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई आर्टिकल आया है, ठीक है, अब वो प्राप्तकर्ता जो है वस्तु नहीं लेना चाहता, लेकिन उस आर्टिकल पर कुछ रकम जो है डाकघर को दी है, तो वो जो प्राप्तकर्ता है वो रकम देने के लिए बाध्य नहीं है जब तक वो उस आर्टिकल को जो वो नहीं लेता है। तो इसका आंसर जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्या पूछा है यहाँ पे। जिस डाकघर में पृथक डाकिया या वितरण एजेंट डाकघर में नहीं होता वहां रजिस्ट्री वस्तु, बीमा वस्तु का वितरण किस पद्धति से किया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, पोस्टमास्टर अपनी जिम्मेदारी पर वस्तुओं का वितरण डाकघर में बुलाकर करेगा, अधीक्षक अपनी जिम्मेदारी पर वस्तुओं का वितरण डाकघर में बुलाकर करेगा, या सहायक अधीक्षक वस्तुओं का वितरण डाकघर में बुलाकर करेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिस डाकघर में पृथक डाकिया वितरण एजेंट जो है डाकघर में नहीं होता, तो पोस्टमास्टर जो है अपनी जिम्मेदारियों पर वस्तु का वितरण जो है ग्राहक को डाकघर में बुलाकर करेगा। इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है। कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति को नाराज करने के उद्देश्य से, ठीक है, डाक प्रभार अदा ना करके भेजी गई हो तो कौन पूर्ण रकम को माफ कर सकता है? ठीक है, ए सीपीएमजी, बी पीएमजी, सी पीएम मतलब पोस्टमास्टर, डी पीए मतलब पोस्टल असिस्टेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीएमजी। ठीक है, यदि किसी आर्टिकल पर डाकभार पेड नहीं किया गया है और किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से भेजा गया है तो सीपीएमजी जो है इस रकम को पूरी तरीके से माफ कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्या पूछा है। डाकघर गाइड भाग 1 के अनुसार डाकभार अदा ना करके भेजी गई वस्तु किसी व्यक्ति को नाराज करने के उद्देश्य से, धोखा देने के उद्देश्य से, तो प्रथम श्रेणी के पोस्टमास्टर, ठीक है, और डाकघर अधीक्षक कितने रुपए की रकम जो है माफ कर सकते हैं? ए दिया हुआ है 5 रुपए, ठीक है, बी दिया हुआ है 7 रुपए, सी दिया हुआ है 10 रुपए, या डी दिया हुआ है 15 रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 रुपए। ठीक है, प्रथम श्रेणी डाकघर के पोस्टमास्टर और डाकघर अधीक्षक जो है वो 10 रुपए तक की रकम जो है इस कंडीशन में माफ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, करेस्पॉन्ड फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल पीओ गाइड के किस क्लॉज में है? क्लॉज नंबर 32, क्लॉज नंबर 45, क्लॉज नंबर 54, क्लॉज नंबर 59। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्लॉज नंबर 54। तो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्या पूछा है यहाँ पे। रक्षा सेवा यूनिटों और संगठनों के अधिकारियों और दूसरे पद पर काम करने वाले के नाम भेजी गई वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिन पर डाकभार पेड ना हो, ठीक है, वितरण किए बगैर ही आरएलओ भेज दी जाएंगी, आरटीएस कर दिया जाएगा, रोक लिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किस कंडीशन की बात कर रहा है? जिस आर्टिकल पर डाकभार पेड नहीं है उस कंडीशन में उस वस्तु को आरटीएस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फुल फॉर्म ऑफ MES। ठीक है, ए दिया हुआ है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बी दिया हुआ है मैट्रिक इंजीनियरिंग सर्विस, सी दिया हुआ है मेल इंजीनियरिंग सर्विस, डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विंडो डिलीवरी का समय है, क्वेश्चन नंबर 35, विंडो डिलीवरी का समय पूछा है। ए दिया हुआ है किसी भी समय के दौरान, बी दिया हुआ है बुकिंग कार्य समय के दौरान, सी दिया हुआ है बुकिंग की अवधि समाप्त होने के बाद, डी दिया हुआ है आपका उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों विंडो डिलीवरी का समय जो होता है वो बुकिंग के समय के दौरान ही विंडो डिलीवरी का समय होता है। तो इसका आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। उन स्थानों में जहां डाकिये रोज ना जाते हो उनकी वस्तुएं संदेश वाहकों को दी जाती हैं। ठीक है, यदि प्राप्तकर्ता चाहे तो डाकघर की अनुमति से एक बैग इस्तेमाल कर सकता है। डाकघर जो है उस बैग के लिए क्या फीस लेगा? ठीक है, जिस स्थान पर पोस्टमैन डेली नहीं जाता तो प्राप्तकर्ता जो है अपने एजेंट के जरिए वस्तुओं को छुड़ा सकता है, लेकिन डाकघर की अनुमति से इन वस्तुओं को छुड़ाने के लिए वो एक बैग भी इस्तेमाल में ला सकता है। उस बैग के लिए डाकघर क्या फीस लेगा? 50 रुपए लेगा, 60 रुपए लेगा, 70 रुपए लेगा, या कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस बैग के लिए डाकघर जो है कोई शुल्क नहीं लेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस सुविधा देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए यहां पे क्या पूछा है आपसे, उन स्थानों में जहां डाकिया रोज ना जाते हो यमों का भुगतान वहां रहने वाला व्यक्ति अपने संदेशवाहक माने एजेंट के जरिए अपने यमों का भुगतान लेने के लिए आवेदन देना होगा। जिस स्थान पर पोस्टमैन जो है डेली नहीं जाता और वहां रहने वाले किसी व्यक्ति का मनी ऑर्डर आता है और उस मनी ऑर्डर का भुगतान जो है अपने एजेंट के जरिए लेना चाहता है, खुद नहीं जाना चाहता, उसका कोई एजेंट है उसके जरिए वो भुगतान लेना चाहता है। इस प्रक्रिया के लिए है ना अपना जो एमओ है वो मनी ऑर्डर है उसको अपने संदेश वाहक के जरिए लेना चाहता है, तो उसके लिए वो आवेदन कहाँ पे देगा? तो ऑप्शन ए दिया हुआ पोस्ट मास्टर को, बी दिया हुआ अधीक्षक को, सी दिया हुआ लेटर बॉक्स चपरासी को, ठीक है ना, डी दिया हुआ डाकिया को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वो जो है पोस्ट मास्टर को एप्लीकेशन देगा गाइस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों के पते पर भेजी गई वस्तुएं आदि का वितरण संस्था के अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को जिसे संस्था का अध्यक्ष यथोचित रूप से अधिकृत करे वस्तु लेने के लिए किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? ठीक है, कोई भी संस्था है, ठीक है, वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के जो भी डाक वस्तुएं आ रही हैं उन वस्तुओं को जो है वहां के अध्यक्ष या अध्यक्ष से ऑथराइज करे, ठीक है, लेना चाहते हैं तो इसके लिए परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? एचओसी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डाकघर का परिचय पत्र बनवाने के लिए फीस क्या है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डाकघर का आइडेंटिटी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसकी फीस जो है 9 रुपए है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। डाकघर परिचय पत्र जारी होने की तारीख से कितने वर्ष की अवधि तक वैलिड रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष तक। ठीक है, तो आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये भी पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा है दोस्तों यहाँ पे? डाकघर परिचय पत्र पर चिपकाया जाने वाला फोटो का साइज होना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए दिया हुआ 88x99, बी दिया हुआ है 88x88, सी दिया हुआ है 88x63, डी दिया हुआ 88x61। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 88x63 का साइज होना चाहिए। ठीक है, परिचय पत्र पर चिपकाया जाने वाला फोटो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, डाकघर परिचय पत्र बनवाने के लिए आवेदन दिया जा सकता है, कहां पे दिया जा सकता है? केवल एचओ में, केवल एसओ में, केवल बीओ में, या एसओ और एचओ दोनों में? तो सही आंसर हो जाएगा एसओ या एचओ दोनों में दिया जा सकता है। ठीक है, एसओ में देंगे तो एसओ जो फॉरवर्ड करेगा किसको? एचओ को। ठीक है, जारी कौन करेगा? एचओ करेगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। डाकघर परिचय पत्र जारी कर सकते हैं एचओ, एसओ, बीओ या ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर हो जाएगा एचओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। पोस्ट रेस्टेंटे या नेस्त डाक में वस्तुओं को मैक्सिमम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है पीओ गाइड 1 के अनुसार? ठीक है, तो पीओ गाइड 1 के अनुसार नेस्ट डाक को मैक्सिमम 1 मंथ तक रखा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, पोस्ट रेस्टेंटे वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेस्ट डाक वस्तुओं के अंतर्गत कौन सी आती हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है मांगे जाने तक रखे जाने के लिए,
बी दिया हुआ है आने की प्रतीक्षा की जाए, सी दिया हुआ है डाकघर के नाम संबोधित किए हुए वस्तुएं, या डी दिया हुआ है उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन में वो वस्तु जो है न्यस्त डाक के अंतर्गत आएगी, तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वस्तुओं का पुनः प्रेषण किया जा सकता है, ठीक है, रिडायरेक्शन कहाँ पे किया जा सकता है? संचरण के दौरान, प्रेषण कार्यालय द्वारा, गंतव्य कार्यालय द्वारा, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो किसी भी आर्टिकल का रिडायरेक्शन होता है वो गंतव्य कार्यालय द्वारा ही किया जाता है, ना तो वो ट्रांसमिशन के दौरान किया जाएगा, ना तो वो पोस्टिंग कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। खुलने के बाद पुनः प्रेषित की गई वस्तु पर चार्ज किया जाएगा। यदि किसी वस्तु को ओपन कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, खोल दिया गया है, तो उसको फिर से पोस्ट किया जा रहा है ना, रिडायरेक्ट किया जा रहा है, तो उस पर क्या चार्ज किया जाएगा? ए, पूरा नया डाकभार वसूल किया जाएगा, आधा डाकभार वसूल किया जाएगा, फ्री में पुनः प्रेषण किया जाएगा, 75% डाकभार वसूल किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। किसी आर्टिकल को खोल दिया गया है, ओपन कर दिया गया है, तो उस आर्टिकल पर जो है नया डाकभार, जो डाकभार पहले लगा था वही डाकभार जो है फिर से उतना ही डाकभार आपको देना पड़ेगा, तभी आर्टिकल को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। उस स्थिति को छोड़कर जहां पार्सल पर दिया पता उसी डाक घर के वितरण क्षेत्र में आता हो अथवा उसी डाक नगर के भीतर आता हो, ऐसे स्थानों को जहां अंतर्देशीय डाक सेवा की जाती है, पुनः प्रेषित पार्सल पर हर बार चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ये नया डाकभार वसूल किया जाएगा, पहले डाकभार के आधे के बराबर होगा, फ्री में किया जाएगा, पुनः प्रेषण नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पार्सल का जब भी रिडायरेक्शन किया जाता है तो 50% डाकभार जो है वसूल किया जाता है ना, पहले का आधा। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा है दोस्तों? सैनिकों को भेजे गए अंतर्देशीय पार्सलों पर पुनः प्रेषण चार्ज कितना लिया जाता है? ठीक है, कहां पे? एपीएस की बात कर, आर्मी पोस्टल सर्विस की बात कर रहा है। ए, नया डाकभार वसूल किया जाएगा, पहले डाकभार के आधे के बराबर होगा, फ्री में किया जाएगा, डी दिया हुआ है पुनः प्रेषण नहीं किया जा सकता। तो एपीएस के मामले में जो है पार्सलों पर भी कोई डाकभार वसूल नहीं किया जाता, एकदम फ्री निःशुल्क जो है पुनः प्रेषण किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा था आपसे? पते की हर तब्दीली के लिए दी गई हिदायत कितनी अवधि तक वैलिड रहती है? ठीक है, पते के चेंजेस के बारे में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो कितने अवधि तक वैलिड रहते हैं, कितने अवधि तक मान्य रहते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 मंथ तक, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2 मंथ तक, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 मंथ, या फिर ऑप्शन 4 दिया हुआ है 4 मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 3 मंथ तक वैलिड रहते हैं। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो 3 मंथ तक वैलिड रहते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी जीडीएस भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप अगर हमारे YouTube परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो रेड वाले आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। हम यहाँ पे GDS टू MTS, GDS टू पोस्टमैन और GDS टू पोस्टल असिस्टेंट जैसे एग्जाम को मेन फोकस करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आपसे अब अगले वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही 50 क्वेश्चन का एक दो और वीडियो लाने वाला हूं मैं, जो कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन जो है लगभग कवर कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे जो है पीए में जितने भी सिलेबस में है उन सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।